Hello everyone, I am Alok Sharma, science teacher of New Center Stephen Public School, Unit 3rd Agra, and in this video I am going to discuss the 11th class chemistry chapter, periodic classification of element, and this is the second part of the video. And previous part we have discussed the different kinds of theories given by the different scientists to, uh, by for the periodic table, and we have already discussed the modern periodic table and Newland law of octave Daubeney traits. So in this video I am going to discuss the interesting topic about the atomic radius. So the atomic radius, the distance from the center of the nucleus to the outermost cell containing electron. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम रेडियस की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने सब बताया कि जो एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है, उस एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो क्या है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिटल्स हैं, और ऑर्बिटल्स डिपेंड करती हैं कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम एटॉमिक रेडियस को देखेंगे। जैसे कि अगर हम सोडियम की बात करें तो यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से लेकर न्यूक्लियस तक की जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस बोल सकते हैं। जैसे हम सर्कल में लेते हैं कि सर्कल के सेंटर से लेकर उसके सर्कमफ्रेंस तक की जो दूरी होती है वो रेडियस कहलाती है। इसी तरीके से हम एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं तो एक एटम में यानी कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल से लेकर सेंटर तक की जो दूरी है वो एक एटॉमिक रेडियस कहलाएगी एटम के अंदर। But the difficulty in determining the atomic radius, unlike the radius of ball, atomic radius cannot be determined। यानी कि जिस तरह से हम बड़े स्फीयर्स का, क्योंकि एटम जो है एक इनविजिबल पार्टिकल है, उसको केवल एज्यूम किया गया है और कभी किसी ने नेक्ड आई से देखा भी नहीं है, तो उस केस में यहाँ पर ये काफ़ी नेग्लिजिबल पार्ट हो जाता है, और नेग्लिजिबल पार्ट की भी रेडियस को फाइंड आउट करना इतना इजी नहीं है जैसे कि और केसेस में और स्फीयर के केसेस में होता है। जैसे कि आप एक बॉल के स्फीयर की रेडियस को हम पता कर सकते हैं, एक सर्कल की रेडियस को पता कर सकते हैं, अर्थ की रेडियस पता कर सकते हैं। तो यानी कि जितना बड़ा साइज़ उसकी रेडियस उतनी पता कर सकते हैं, लेकिन जितना छोटा उसकी उतनी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो द साइज ऑफ एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड प्रिसाइजली। द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव द शार्प बाउंड्री। एक्चुअल में शार्प बाउंड्रीज ही नहीं है। अगर शार्प बाउंड्रीज होंगी तो हम बाउंड्री से लेकर सेंटर तक की दूरी को पता कर सकते हैं। दिस इज ड्यू टू द रीजन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नेवर बिकम जीरो इवन द लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। और इसी वजह से जो प्रोबेबिलिटी होती है न्यूक्लियस के आसपास या न्यूक्लियस से जितना भी दूर जाते हैं, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाउंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़ीरो नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पर भी कहीं ना कहीं जो प्रोबेबिलिटी है वो होती है इलेक्ट्रॉन मिलने की। तो उस केस में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट अ सिंगल एटम फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग इट रेडियस। अगर हम चाहें तो एक एटम को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं उसकी रेडियस को फाइंड आउट करने के लिए। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम इज अप्रिशिएबली अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर एटम्स विद इन इट्स मॉलिक्यूल और इन इट्स नेबरहुड। द एटॉमिक रेडियस में चेंज इन गोइंग फ्रॉम वन एनवायरनमेंट टू अदर। ये भी हो सकता है कि चेंजेस भी हो सकते हैं उसके अंदर। The atomic radius also changes when the atom is present in different bonded state। और एक ही जैसे ऑक्सीजन है वो सल्फ्यूरिक एसिड में भी यूज़ हो रहा है, वो ऑक्सीजन गैस में भी यूज़ हो रहा है, वो ओजोन में भी यूज़ हो रहा है। तो ऑक्सीजन एलिमेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कंपाउंड में यूज़ हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पर हर समय उसकी रेडियस सेम रहे। तो इस तरीके से एटॉमिक रेडियस को फाइंड आउट करना इतना ईजी नहीं है। तो हमने टाइप्स ऑफ रेडियस यहाँ पर देखी कि डिस्पाइट द अबव ऑफ लिमिटेशन वी स्टिल नीड सम प्रैक्टिकल अप्रोच टू एस्टिमेट द साइज ऑफ एटम और आयन। तो दिस इज़ नेसेसरी इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन अ नंबर ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो उसके आधार पे हमने यहाँ पर टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस बनाई है और उसको डिवाइड किया है कोवेलेंट रेडियस में, वंडरवाल रेडियस में, मेटेलिक रेडियस में। यानी कि इन केस ऑफ नॉन मेटल्स एटॉमिक रेडियस रेफर्स टू आइदर इज कोवेलेंट और वंडरवाल। यानी कि यहाँ पर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स और मेटल्स की। तो मेटल्स में मेटेलिक बॉन्ड पाए जाते हैं, मेटेलिक रेडियस पाई जाती है। और आयनिक कंपाउंड्स में हम बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आयनिक बॉन्ड बनता है, तो आयनिक रेडियस हो गई वहाँ पे। लेकिन यहाँ पर जो नॉन बॉन्डेड है यानी कि जो नो कोवेलेंट, जो कोवेलेंट बॉन्डेड है यानी कि वो शेयर जो करते हैं, वो कोवेलेंट रेडियस और वंडरवाल रेडियस कहलाती है। तो इस एटॉमिक रेडियस को एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड से एनालाइज कर सकते हैं।
एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड्स का मतलब क्या होता है कि एक्सरे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पर डाली जाती हैं और उसके इंटरनल जो स्ट्रक्चर जो अरेंजमेंट है वो हमको फोटोग्राफिक प्लेट पर मिल जाता है। जैसे कि ह्यूमन बॉडी पर एक्सरे इसको डाला जाता है तो उसके अंदर का जो इन्वायरमेंट का जो हड्डी की जो बनावट है उसका हूबहू चित्र जो है फोटोग्राफिक प्लेट पे आ जाता है। लेकिन उस स्ट्रक्चर में अगर कहीं भी डिफेक्ट होता है या बोन क्रैक होती है तो वो ईजिली डिटेक्ट हो जाती है। तो सेम केस वही है यहाँ पे कि एक्सरे डिफ्रैक्शन मेथड के थ्रू हम किसी भी सॉलिड स्टेट मटेरियल का इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस की। इट इज़ डिफाइंड एज 1/2 द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल। दिस इज जनरली यूज्ड फॉर नॉन मेटल। यानी कि कोवेलेंट रेडियस वही उन्हीं कंपाउंड्स में होगी जो शेयरिंग करते हैं, जैसे Cl2, H2, O2, N2। इस टाइप के जो एलिमेंट्स हैं जो अपने जैसे ही एलिमेंट से शेयर करके बॉन्ड करे हुए हैं। Doesn't matter whether it is a single bonded covalent bond, whether it is double bonded covalent bond or triple bonded covalent bond, but in both cases it is a covalent bond, and covalent bond is always formed by the sharing of electron between the two same kind of element। पर ऐसा भी नहीं है कि सेम काइंड ऑफ एलिमेंट, कुछ केसेस में जो है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी बनते हैं जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट भी होते हैं। जैसे कि हम बात कर सकते हैं HCl। तो HCl के केस में ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि H और Cl के बीच में हमें लगता है कि आयनिक बॉन्ड है, लेकिन आयनिक नहीं होता है, वहाँ पर होता कोवेलेंट बॉन्ड ही है, लेकिन वो पोलर होता है क्योंकि वहाँ पर इंडक्शन की वजह से अगर हम देखें तो वहाँ पर पोलैरिटी डेवलप होती है, बट है वो कोवेलेंट बॉन्डेड एटम। तो अगर हम कोवेलेंट रेडियस की बात करें तो हाफ डिस्टेंस दो एटम्स के बीच की एक पूरी रेडियस बन जाती है जिसको हम कोवेलेंट रेडियस बोलते हैं। जैसा हम यहाँ पर स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि जैसे सपोज दिस इज़ द Cl2, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि ये जो है एक क्लोरीन का एटम है और ये भी एक क्लोरीन का एटम है, तो यानी कि ये दोनों मिलकर बना रहे हैं Cl2। तो ये Cl2 जो बना रहे हैं इसका मतलब क्या है कि ये Cl2 में यहाँ से लेके यानी कि 1/2 डिस्टेंस, यानी कि 1/2 डिस्टेंस एक ये और यहाँ से लेके ये दोनों डिस्टेंस जब आपस में मिल जाती हैं, दिस इज़ द कोवेलेंट रेडियस। यानी कि इसको हम बोलेंगे कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस। तो अगर हम इसमें बात करें तो ये क्या है कि इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ कोवेलेंट बॉन्डेड ऑफ द एटम इज़ 1/2, यानी कि रेडियस जो 1/2 बॉन्ड लेंथ की होती है, टोटल जो बॉन्ड लेंथ है उसके 1/2 हो जाती है। इसको हम पिकोमीटर में, जैसे द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द हाइड्रोजन एटम इन H2 मॉलिक्यूल इज 74 पिकोमीटर, यानी कि पिकोमीटर एमस्ट्रॉन्ग ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेज़र करने की यूनिट्स हैं। तो इसको एमस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करेंगे तो 0.74 एमस्ट्रॉन्ग हो जाएगा। हेंस द कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज 74/2 यानी 32/7, यानी कि H2 अगर हम बात करें कि H2 मॉलिक्यूल का जो यानी कि हाइड्रोजन एटम है, यानी कि द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो है 74, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए तो 37 पिकोमीटर ये इनकी कोवेलेंट रेडियस निकल कर आ जाएगी। यानी कि अगर हमको पूरे मॉलिक्यूल का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पता है, जैसे हम यहाँ पर कर सकते हैं, जैसे 198 पिकोमीटर है तो इसका डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए तो यहाँ पर ये 198 से 99 पिकोमीटर आ जाएगी इसकी कोवेलेंट रेडियस। लेकिन वहीं अगर बात करें वन डेर वाल रेडियस की, तो वन डेर वाल रेडियस का मतलब क्या है कि जैसे कि इसमें हम बात करते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पर तो एक सिंगल एटम थे जो आपस में मिले क्लोरीन के और वो कोवेलेंटली बॉन्ड कर गए। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि दो कोवेलेंट मॉलिक्यूल के बीच की जो डिस्टेंस होती है, यानी कि दो कोवेलेंट मॉलिक्यूल के न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसको हम बोलते हैं वन डेर वाल रेडियस। यानी वन डेर वाल रेडियस ये एक वीक फोर्सेस, यानी कि ये रेडियस जिसमें भी होगी, जो मॉलिक्यूल इस रेडियस से बंधे हुए होंगे वो रेडियस एक्चुअल में वो जो वीक फोर्सेस होते हैं और काफ़ी वीक कंपाउंड होगा। इसी तरीके से हम इसमें देखते हैं कि ये वीक कंपाउंड है। जैसे ग्रेफाइट में जो वहाँ पर जो हेक्सागोनल जो पैकिंग है कार्बन एटम्स की, वो आपस में क्या है कि वन डेर वाल फोर्सेस से की वजह से दूर एक डिस्टेंस पर है, जिसकी वजह से ग्रेफाइट जो है काफ़ी वीक हो जाती है और वो ईजिली टूट भी जाती है। तो वन डेर वाल रेडियस यानी कि दो कोवेलेंटली मॉलिक्यूल्स के बीच की रेडियस, और कोवेलेंट रेडियस दो
एटम्स के बीच की जो शेयरिंग से बने हुए हैं। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द कोवेलेंट रेडियस एंड वंडर वाल रेडियस। वंडर वाल रेडियस से बने हुए जो कंपाउंड्स हैं वो काफ़ी वीक होंगे। तो इट इज़ डिफाइंड एज वन हाफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स ऑफ टू एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम बिलोंगिंग टू द टू नेबरिंग मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इन द सॉलिड स्टेट। इस तरीके से हम यहाँ पर स्टूडेंट्स बोलेंगे दिस इज़ द सॉलिड स्टेट यानी कि वंडरवाल रेडियस। अब बात करते हैं मेटेलिक रेडियस की। तो इसमें जो मेटेलिक रेडियस वाला जो पार्ट है, इसमें, तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन सी मॉडल अ मेटेलिक लैटेक्स और क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव मेटल आइंस ऑफ अरेंज इन अ डेफिनेट पैटर्न। जैसे कि हम बात करते हैं कि हर मेटल या कोई भी सॉलिड स्ट्रक्चर है उसमें अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है। तो एक्चुअल में मेटेलिक रेडियस मतलब दो मेटेलिक आयन के बीच की जो रेडियस है उसको हम क्या बोलेंगे, मेटेलिक रेडियस बोल सकते हैं। सो दिस इज़ द साइमल्टेनियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मोबाइल इलेक्ट्रॉन और द पॉजिटिव आइंस इज कॉल्ड द मेटेलिक बॉन्ड, यानी कि इट इज़ डिफाइंड एज वन हाफ द न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट मेटल आयन इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर शो कर सकते हैं ओवरलैपिंग द ऑर्बिटल्स। तो यानी कि यहाँ पर हम दो कोवेलेंटली अगर हम बात कर सकते हैं कि जो मेटेलिक आयंस हैं इनके जैसे मेटल है जैसे कि आयरन है, तो आयरन के अंदर बहुत सारे क्या होंगे, एटम्स होंगे आयरन के ही, तो इनके एटम के बीच की जो डिस्टेंस इसको हम मेटेलिक रेडियस बोल सकते हैं। देन आयनिक रेडियस जो है वो प्रेजेंट होगी जब भी, यानी कि आयनिक रेडियस ऑलवेज फॉर्म व्हेन द वन एटम इज़ लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वन एटम इज़ गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब दो में से एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इन दैट केस उस केस में जो रेडियस फॉर्म होगी यानी कि जो केस कंपाउंड फॉर्म होगा वो आयनिक कंपाउंड होगा। और जैसे ही एक एटम लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन तो उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वो कहलाएगा कैटायन। यानी कि इसमें अगर हम बात कर सकें तो ये है कैटायन, और एक बन जाएगा एनाइन। यानी कि जब भी आयनिक रेडियस की बात होगी तो आयनिक कंपाउंड्स की बात होगी, और जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आयनिक रेडियस से बंधे हुए होते हैं। सपोज NaCl, तो NaCl में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो सोडियम लूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन गेन करेगा, तो एक के लूजिंग से एक के गेनिंग से यहाँ पर आयनिक बॉन्ड बन जाएगा और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आयनिक रेडियस कहलाएगी। तो आयनिक रेडियस में भी डिफाइंड एज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आयन अप टू विच द इन्फ्लुएंस द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, या फिर सिंपल है कि एक कैटाइन से एक एनाइन तक के बीच की जो दूरी है उसको हम सिंपल आयनिक रेडियस बोल सकते हैं। जैसे इसमें हम देख सकते हैं कि सपोज दिस इज़ द Na, sorry, suppose this is the Na and this is the Cl, क्योंकि एनाइन हमेशा साइज़ में बड़ा होता है क्योंकि ये गेन करता है इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर चार्ज Na पॉजिटिव और इस पर Cl नेगेटिव। तो यानी कि ये सोडियम जो है वो कैटाइन है और क्लोरीन जो है वो है एनाइन है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है एक कैटाइन से एक एनाइन का, इसको हम आयनिक रेडियस बोल सकते हैं और आयनिक रेडियस इसको हम बोलेंगे। तो हम इसको देख सकते हैं कि सोडियम जो है यहाँ पर ये सोडियम एटम है। सोडियम एटम जब तक इसका एटॉमिक नंबर 11 है, और जैसे ही 281 यानी कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 2, अगर इसकी बात करें तो हम 2, 8 और 1 इसमें बात करते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन ये इजीली गेन कर लेगा। तो यहाँ पर जो इसका जो स्टेट है 11 से ये हो जाएगी 10, यानी कि जो सोडियम का एटम था अब वो सोडियम का आयन बन जाएगा और साइज इसका कम हो जाएगा। देन न्यूक्लियर चार्ज सेम रहेगा। यहाँ पर जो इसकी जो एटॉमिक रेडियस थी 186 पिकोमीटर थी। देन अब ये जो आयनिक रेडियस है एक इलेक्ट्रॉन शेल कम होने की वजह से 95 पिकोमीटर हो जाएगी। देन इस केस में ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो ये बन जाएगा कैटाइन। और इसी केस में जैसे हम बात करते हैं तो ये क्लोरीन है, इसका एटॉमिक जो है वो कम है यहाँ पर साइज़, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा 181 पिकोमीटर इसका रेडियस हो जाएगी। यहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन पर बढ़ जाएंगे, 17 की जगह 18 हो जाएंगे और यहाँ पर ये आयन बन जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट्स हम बात कर सकते हैं कि ये जो है कैटाइन और एनाइन फॉर्म होते हैं। देन उसके बाद में हम बात करते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़, यानी कि अब यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ की जब भी बात आएगी तो आयंस ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यूक्लियर चार्ज आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन।
मतलब सिंपल है इसमें कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एलिमेंट के अगर सेम हो जाएं, जैसे कि सिंपल है कि जैसे हम बात करते हैं कि नियोन है, नियोन का नियोन का जो एटॉमिक नंबर है वो 10 है, ठीक है। तो 10 का मतलब क्या हो गया, इसमें 10 जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अगर ऐसा कोई दूसरा एलिमेंट जिसमें उसमें भी अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स कर दें तो वो आपस में एक दूसरे क्या कहलाएंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ कहलाएंगे। जैसे सोडियम है तो सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, लेकिन जैसे ही उसमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बचेंगे, 10। तो नियोन और Na पॉजिटिव उस समय जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ कहलाएंगी। जैसे हम बात कर सकते हैं यहाँ पे क्लोराइड आयन की, तो Cl नेगेटिव है। Cl नेगेटिव का मतलब यहाँ ये है कि इसने जो एक इलेक्ट्रॉन है वो गेन किया है, यानी कि इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। तो टोटल नंबर ऑफ़ क्लोरीन जो है वो 17 होते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक गेन करने के बाद इस पर 18 हो जाएंगे, है ना। लेकिन अगर हम बात करें पोटेशियम की, अगर जैसे यहाँ पर हम बात करते हैं पोटेशियम की, तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19, लेकिन ये के पॉजिटिव है, यानी कि इसने एक क्या कर दिया, लूज़ कर दिया है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 18। तो के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये आपस में क्या है, यहाँ पर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ है, यानी कि जो Cl नेगेटिव जो भी है और ये के पॉजिटिव, ये जो है आपस में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ कहलाएंगी। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ में बी डिफाइंड एज द न्यूट्रल, यानी कि वो न्यूट्रल भी हो सकती हैं, आयनिक भी हो सकती हैं, विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। लेकिन न्यूक्लियर चार्ज क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। और ये तो सिंपल सी बात है कि क्लोरीन में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स और पोटेशियम में नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स अलग अलग होंगे, लेकिन इनके नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन को हम सेम कर सकते हैं। जैसे O2 नेगेटिव है, तो O2 नेगेटिव का मतलब क्या है, इसमें अगर O2 नेगेटिव की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर अगर हम बात करें तो कितना है, तो इसमें 2 नेगेटिव है, तो यानी कि 2 नेगेटिव का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन कर रहा है। ऐसे ही N3, तो ये सारे ही अगर हम बात करें नाइट्राइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, नियोन, सोडियम, ये सब आपस में क्या है, इनकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ बना सकते हैं इसको। देन द वेरिएशन ऑफ आयनिक size among the isoelectronic species. Within a series of isoelectronic ion, as the nuclear charge increases, the force of attraction by nucleus of the electron is also increases. यानी कि जिसके न्यूक्लियस पे जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन वो जो है शेल उतनी ज़्यादा बाउंड करके रखेगा। तो उससे क्या होगा, एज अ रिजल्ट आयनिक रेडियस डिक्रीजेज, जिससे आयनिक रेडियस कम हो जाएगी। और अदर वर्ड्स द आयनिक रेडियस ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइंस डिक्रीज विद इंक्रीज द मैग्नीट्यूड, यानी कि डिक्रीज़ करती रहेगी मैग्नीट्यूड बढ़ने के साथ साथ। फॉर एग्जांपल कंसीडर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयन, जैसे N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, ये सारे ही जो है एक मान लीजिए आइंस हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा जो है न्यूक्लियर चार्ज जिसका ज़्यादा होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यहाँ पे अरेंजमेंट होगा इनके अरेंज का। तो ऑल शोज इन द टेबल ऑल दीज हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स बट देयर न्यूक्लियर चार्ज वेरी, यानी कि N3 नेगेटिव की बात करें तो इसमें टोटल नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है, अगर हम बात करें तो 7 होता है। तो 3 नेगेटिव है, तो 3 नेगेटिव का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10 हो गए। ऐसे ही O2 नेगेटिव है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो उसने 2 नेगेटिव यानी कि 2 गेन किए तो उसका नंबर हो गया 10। ऐसे फ्लोरीन का 9 होता है तो उसने माइनस किया है -1, तो यानी कि इसका भी हो गया 10। ऐसे ही सोडियम ने एक लूज़ किया है प्लस है तो इसका भी हो गया 10। Mg2 पॉजिटिव यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिए हैं, तो मैग्नीशियम का होता है 12, तो उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए तो बचे 10। ऐसे ही एल्यूमिनियम का 13, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए तो उसका भी 10। तो यानी कि दीज ऑल आयन हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ 10, यानी कितने हैं 10। लेकिन इनका न्यूक्लियर चार्ज डिफरेंट है, यानी कि +7 +8 +9 +11 दीज आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये सीरीज कुछ इस तरीके से हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा N3 नेगेटिव पे और सबसे कम न्यूक्लियर चार्ज होगा Al3 पॉजिटिव पे। सो दिस इज़ द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिसको हम सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बट डिफरेंट इसमें मैग्नीट्यूड बोल सकते हैं न्यूक्लियर चार्ज का। अब बात करते हैं आयनाइजेशन इंथैल्पी की। सो आयनाइजेशन इंथैल्पी, अकॉर्डिंग टू द आयनाइजेशन इंथैल्पी, इसको हम बोल सकते हैं, जैसे स्टूडेंट्स आप लोगों ने देखा होगा कि आयनाइजेशन इंथैल्पी की जब भी हम बात करते हैं इसका अकॉर्डिंग क्या है कि जैसे कि अगर न्यूक्लियस है
और न्यूक्लियस के जो आसपास जो ऑर्बिटल्स होती हैं, जैसे ये है K, दिस इज़ L। तो अगर हम इसकी बात करें तो न्यूक्लियस के सबसे पास जो इलेक्ट्रॉन होती है उसको न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखता है। फिर उससे दूर जो ऑर्बिटल होती है तो उसको भी स्ट्रांगली अट्रैक्ट करके रखता है। लेकिन जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस से जितना दूर चलती चली जाती है वो उतना ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करती है न्यूक्लियस के प्रति, यानी कि न्यूक्लियस जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को बहुत कम जो है इलेक्ट्रॉन्स को कम बाइंड करके रख पाता है। तो यानी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन जो है काफ़ी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, वो काफ़ी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेंगे न्यूक्लियस के प्रति। तो यानी कि ये जो है लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के होंगे। तो बस वही है कि द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसियस एटम सो एज टू कन्वर्ट इनटू द गैसियस कैटायन। यानी कि अगर इसमें बात की जाए कि आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में से जो मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन है उसको निकालने के लिए जो एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी मिनिमम अमाउंट की, उसको आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। और एंथैल्पी का मतलब होता है एनर्जी रिलेटेड टू द हीट एनर्जी एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी। तो एंथैल्पी यानी कि डेल एच से डिनोट करते हैं हम इसको, क्योंकि आयनाइजेशन है तो डेल आई एच से डिनोट करेंगे। आई मतलब आयनाइजेशन। और इससे एक है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जिसकी जितनी कम होगी वो उतना जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा। सपोज़ एक एटम ए है और एक एटम बी है, तो एटम ए के जो सबसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें जो एनर्जी बहुत कम लग रही है जिससे वो ईजिली इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है। और एक एटम बी है जो बहुत देर में इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। तो कह सकते हैं कि जो एटम ए है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो लो है, और जो एटम बी है उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो क्या है, वो काफ़ी हाई है। दूसरी चीज़ इसमें बात करने वाली बात यह है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट। यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है, जिसकी जितनी कम एंथैल्पी उतना ही ज़्यादा मेटेलिक कैरेक्टर। तो यानी कि मेटल्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी काफ़ी लो होती है, दैट्स वाई इट कैन ईजिली लूजेस इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम की बात की जाए तो सोडियम ग्रुप फर्स्ट में है, तो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 281 कॉन्फ़िगरेशन है, तो 1 ईजिली लूज़ हो जाता है। तो इसका मतलब सोडियम की काफ़ी कम आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इसलिए वो मोस्ट मेटेलिक है और हाईली रिएक्टिव है। लेकिन आयनाइजेशन एंथैल्पी जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे मेटेलिक कैरेक्टर कम होता चला जाता है। तो सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी नॉन मेटल्स की होगी, जैसे ऑक्सीजन, क्लोरीन वगैरह की। तो ये मोस्ट नॉन मेटेलिक हैं, इसलिए इनमें हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी और इनके इलेक्ट्रॉन्स को हम ईजिली रिमूव आउट नहीं कर सकते। सो दिस इज़ द concept of the ionization enthalpy. Suppose this is the magnesium metal एंड इसमें हम एंथैल्पी देंगे मिनिमम अमाउंट की, तो इट कन्वर्ट इनटू द पॉजिटिव आयन यानी कि एम पॉजिटिव आयन यानी कि कैटाइन, प्लस एक इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑल्सो नोन एज आयनाइजेशन पोटेंशियल। इट इज़ द मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस is required to remove the most loosely bound electron from the isolated gaseous atom to form gaseous cation. सो दिस इज़ द आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसकी यूनिट्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मेज़र करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, और किलो कैलोरीज में भी कर सकते हैं इसको, और जूल्स पर मोल में भी कर सकते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ द एनर्जी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन वाइल मूविंग अंडर द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। मतलब एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या हो गया कि मतलब एक 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में जो वोल्ट है, वो जो एनर्जी एक्वायर की उसने मूव करने के लिए, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 3.83 इंटू 10⁻⁻20 कैलोरीज पर एटम। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब इतनी कैलोरीज पर एटम होता है। और अगर हम इसकी जूल में करके देखें तो 1.602 इंटू 10⁻⁹ जूल्स पर एटम। क्यों? क्योंकि एक कैलोरीज में 4.184 जूल्स होते हैं। तो ओवरऑल 1 इलेक्ट्रॉन पर एटम की अगर हम बात करें तो टोटल कितनी किलो कैलोरीज पर मोल होंगे? 23.06 किलो कैलोरीज पर मोल इनवर्स। और इसी को किलोजूल मोल इनवर्स में करेंगे तो 96.49 किलोजूल मोल इनवर्स में कर देंगे। फॉर एग्जांपल, व्हेन हाइड्रोजन गैस अंडर लो प्रेशर टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब सडन वेरी large increase the current flow occurs to the voltage is 13.58 volt, thus ionization potential is इतना। Now the next concept is successful ionization enthalpy, successive ionization enthalpy, यानी कि the energy required to remove most loosely
यानी कि अब एक चीज़ है कि जैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटल की बात की जाए, तो सपोज दिस इज़ द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल और उसमें ये 2-3 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन होगा जो मोस्ट लूजली होगा, वो जल्दी लूज़ हो जाएगा। तो वो जो आयनाइजेशन इंथैल्पी कहलाएगी वो कहलाएगी डेल आई एच वन। लेकिन अब इन दोनों में से एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो इससे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा होगा न्यूक्लियस से, है ना, यानी कि इससे ज़्यादा। तो इसका मतलब क्या होगा, फिर इसके बाद जब इसको रिमूव करेंगे देन उस केस में डेल आई एच टू हो जाएगा। देन फिर एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होगा जो इससे सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहा होगा, उसको निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो डेल आई एच थ्री। तो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन इंथैल्पी और थर्ड आयनाइजेशन इंथैल्पी। तो सक्सेसिव 3 आयनाइजेशन इंथैल्पीज़ की जब भी हम बात करेंगे इसमें, तो ये वो केस है। तो यहाँ पर जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि सक्सेसिव में डेल आई एच वन मतलब पहले मेटल पे एक इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ तो एम पॉजिटिव। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू नॉक आउट सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन, और अब सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन को भी लूज़ करेंगे इसमें से, तो M2 पॉजिटिव और ये M3 पॉजिटिव का, यानी कि M पॉजिटिव, M2 पॉजिटिव और M3 पॉजिटिव। यहाँ पर जो बात हो रही है M पॉजिटिव, यानी कि M पॉजिटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, M2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए, और यहाँ पर M2 पॉजिटिव, ऐसे ही यहाँ पर M3 पॉजिटिव मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए। तो यानी कि दिस इज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, यानी कि इसको हम, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा M3 पॉजिटिव में। सो दिस इज द सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। द आयनाइजेशन एंथैल्पी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम इज कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिस पे ये डिपेंड करती है। तो अगर हम इसकी बात करें तो पेनिट्रेशन इफेक्ट of the electron, screening effect of inner electrons, effect of arrangement of electrons और exactly half filled electrons, nuclear charge और atomic size। अब बात करते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज पे कैसे डिपेंड करेगी आयनाइजेशन इंथैल्पी, यानी कि आयनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज द न्यूक्लियर चार्ज। मतलब जिस एटम का न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि जो न्यूक्लियस की तरफ से जो ऑर्बिटल्स पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर आयनाइजेशन इंथैल्पी जो है वो काफ़ी हाई हो जाएगी। सपोज लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसका न्यूक्लियर चार्ज दे रखा है +3, +4, +5, +6, +7, +9। तो फ्लोरीन इज़ द मोस्ट नॉन मेटेलिक, अगर हम इसकी बात की जाए तो फ्लोरीन, अगर इसमें देखा जाए तो फ्लोरीन इज़ द मोस्ट नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इसलिए है क्योंकि इसकी जो न्यूक्लियर चार्ज है वो सबसे ज़्यादा है +9। तो इसकी आयनाइजेशन इंथैल्पी भी कितनी हो जाएगी सबसे ज़्यादा 1681 किलो जूल पर मोल, इस तरीके से। तो न्यूक्लियर चार्ज डिपेंड कर रहा है आयनाइजेशन इंथैल्पी पे। देन एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस जितनी ज़्यादा होगी, यानी आयनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीजेज, द एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेज, यानी कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि वो जो ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस से उतना ही दूर चली जाएगी अगर रेडियस ज़्यादा होगी तो रेडियस ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो फील कर रहे हैं, सपोज सन से हमारी जो पृथ्वी है वो बहुत दूर चली जाए, तो क्या होगा कि फिर जो है वो सोलर सिस्टम से ही बाहर निकल जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सन से लग रहा है वो बिल्कुल नहीं लग पाएगा। बिल्कुल वही केस है कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस और आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो डिक्रीज एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने की वजह से ये जो है रेडियस जो है डिक्रीज कर जाएगी, मतलब रेडियस इंक्रीज कर जाएगी, तो उसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है डिक्रीज हो जाएगी। तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें आयनाइजेशन एंथैल्पी जो सबसे कम है वो 374 किलो जूल पर मोल है सीजियम में। तो क्योंकि इसका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो कम है। नाउ पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेज एज द पेनिट्रेशन इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज, यानी कि हम बात करते हैं जैसे कि हमने इस लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो सब सेल्स होती हैं SPDF, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट इन केस ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम
द इलेक्ट्रॉन ऑफ द एस ऑर्बिटल हैज़ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग फाउंड नियर द न्यूक्लियस एज द प्रोबेबिलिटी एन गोज, यानी कि सबसे न्यूक्लियस के पास जो ऑर्बिटल जो है वो एस है, देन उससे दूर पी है, उसके दूर एफ है, उसके दूर एफ है। तो इसका मतलब क्या है, जो एफ ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वो काफ़ी कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेंगे न्यूक्लियस के प्रति कंपेयर देन एस ऑर्बिटल। तो एस में सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी कंपेयर देन पी के, और पी में से भी कम होगी डी में, और सबसे कम होगी एफ में। तो एफ के इलेक्ट्रॉन जल्दी लूज़ हो जाएंगे क्योंकि वो न्यूक्लियस से दूर हैं। दिस इज़ कॉल्ड पेनिट्रेशन इफेक्ट। नाउ द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है इसमें है कि एज द शील्डिंग और द स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इनर इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज द आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेज, यानी कि जैसे जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी। एक बार पढ़ लेते हैं कि स्क्रीनिंग इफेक्ट होता क्या है। इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम द इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल एक्सपीरियंस एन एट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जिसमें काफ़ी सारे ऐसा एटम जिसमें काफ़ी सारे एटम्स हैं, तो उनकी जो सेल्स हैं वो जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेंगी न्यूक्लियस से, एंड रिपल्सिव फोर्स जो फील करेंगी किसकी वजह से, जो उसके अंदर सब सेल्स हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने बताया कि एक एटम है, यानी कि जैसे एटम है, अगर हम एटम की बात की जाए तो एटम की जो 4 सेल होती हैं के, एल, एम और एन, और ये न्यूक्लियस, दिस इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। तो के, एल, एम, एन, तो इसमें हमने क्वांटम नंबर्स में पढ़ा था कि जो के है वो एस सब शेल से मिलके बनती है, इसी तरीके से जो एल है वो एस और पी से मिलके बनती है, ऐसे ही एम है वो एस, पी और डी से मिलके बनती है, और जो एन है उसमें एक और बढ़ जाता है एफ। तो जैसा कि हम बात कर सकते हैं कि जैसे जैसे यहाँ पर ये जो फोर्स, यानी कि हम बात करें तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के शेल फील करेगी, सबसे उससे कम एल, उससे कम एम और सबसे कम एन। लेकिन अगर हम बात करें तो सारी सेल्स जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रही हैं, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्ट इसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है न्यूक्लियस की वजह से हर ऑर्बिटल पे, लेकिन इस के अंदर भी एस है, एल के अंदर एस और पी है, एम के अंदर एस, पी, डी है, तो ये भी इनके अंदर भी सब सेल्स हैं, और इन सेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये अपने आपस में इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या यहाँ पर फील जो कर रही होंगी वो रिपल्सिव फोर्स फील कर रही होंगी, यानी कि इनर ऑर्बिटल्स में रिपल्सन फोर्स लग रहा है और आउटर की तरफ से लग रहा है अट्रैक्शन फोर्स न्यूक्लियस की तरफ से। तो उससे होगा क्या स्टूडेंट्स कि द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ दीज टू अपोजिंग फोर्स इज द अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन द वैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन इज समवॉट reduced by the repulsive force exerted by the electrons present in the inner shells। यानी कि अगर हम बात करें कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा और फोर्स ऑफ रिपल्शन कम हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा, इन अदर वर्ड द वैलेंस शेल called do not feel the full charge of the nucleus. The actual charge feel by the valence shell electron is called effective nuclear charge, and the repulsive force felt by the valence shell electron from the electrons प्रेजेंट इन द इनर सेल्स। यानी कि अब जो एक्चुअल में जो टोटल जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो फील होगा वो अंदर के वो एक प्रोडक्ट होगा रिपल्सिव फोर्स का और एट्रैक्टिव फोर्स का। तो इसी इफ़ेक्ट को हम बोलेंगे शील्डिंग इफ़ेक्ट और स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट, और ये जो है डिपेंड करता है यानी कि देयर फॉर द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि यानी कि जेड एफ ई एफ से यानी टोटल न्यूक्लियर चार्ज बराबर माइनस स्क्रीनिंग कांस्टेंट, इस तरीके से इसको हम शो करते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट में। तो अगर सिंपल सी भाषा में अगर बोला जाए कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो क्या है, न्यूक्लियस की तरफ जो है वो ऑर्बिटल खींची चली जाएंगी, एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगी, शील्डिंग इफेक्ट कम हो जाएगा, और अगर फोर्स ऑफ रिपल्सन ज़्यादा है तो न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड द स्क्रीनिंग इफेक्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक्स रिलेटेड टू द थर्ड यूनिट ऑफ पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ टॉपिक्स हैं, इसके आगे के टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करेंगे,
इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी की बात करेंगे, जिस तरह से यहाँ आयनाइजेशन की इंथैल्पी की बात की गई है। तो कुछ टॉपिक्स जो इस के हैं जो लेफ्ट अगर बचे हुए हैं, सो इट विल बी डिस्कस बाय आवर नेक्स्ट वीडियो। सो read it and thank you so much students.